R21 कैप का मान आप जान सकते हैं। यहाँ पर लिखा है वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R1। अगर इस वेक्टर में इसके परिमाण से डिवाइड कर दें तो हमको R21 कैप का मान मिल जाएगा। क्या मान होगा इसका, ध्यान दीजिए यहाँ जरा सा। R21 कैप इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये वेक्टर हो गया, इसके इक्वल होगा। अगर यहाँ पर कैप ना होता, वेक्टर होता, तो इसकी ये वैल्यू होती। कैप लगा हुआ है मतलब इसके मॉड से भाग दे दीजिए। मॉड से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये एकांक सदिश है। डिवाइड बाई वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये आपका हो गया एकांक सदिश। अगर इसकी जगह आप मान रख दें इसको, तो डीएल यहां रख दीजिए इनटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये देख रहे हैं आप, डिवाइड बाई वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉड वहां पे है ही है। किसकी स्थान पे, इसके स्थान पे। और यहाँ स्क्वायर पहले से ही है। अगर R2 माइनस R1 की वैल्यू यहां से उठा के आप रख दें तो आपको मिलेगा यह मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि R21 की वैल्यू हमने ये रखा हुआ है। इतना क्लियर हो रहा है, स्क्वायर होगा। और यह भी तो नीचे आएगा यहाँ पे, तो इसकी घात हो जाएगी 3। इतना बल कार्य करेगा। किसके कारण ये कार्य करेगा, इस dq आवेश के कारण जो dl दूरी पर फैला हुआ है। लेकिन हमको तो पूरे आवेश के कारण बल निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका उपाय है। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे तो हो जाएगा f। थोड़ा सा बल आपका df है, पूरा बल आपका हो जाएगा वेक्टर f। अब यहां पर लगाएंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1 अपान, ये बाहर ले रहे हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, इसको भी बाहर ले लीजिए, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना हो गया। इंटीग्रेशन लगा दीजिए यहाँ पे। इंटीग्रेशन जब लगाएंगे आप तो यहाँ पर यल लिख देंगे। ये लाइन इंटीग्रल है, मतलब पूरे लाइन के थ्रू जो आवेश फैला है उसका जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ यल लगा देंगे, यहाँ लैम्डा आपका हो गया। और डीएल को बाद में करेंगे, डीएल के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है, जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा वो लास्ट में रहेगा। लैम्डा हो गया, यहाँ हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये हो गया, डिवाइड बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये चीज आप क्लियर हो गया होगा। अब बचा क्या, डीएल, तो यहाँ पर डीएल कर देंगे। यही संपूर्ण बल का मान हो जाएगा। ये संपूर्ण बल का मान है, इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। वेक्टर एफ इक्वल टू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल है ये, लैम्डा R2 माइनस R1 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू डीएल। यह आपका रैखिक आवेश वितरण हो गया। ठीक है, Q आवेश पूरी लाइन पर फैला हुआ है, तो उसके और परीक्षण आवेश के बीच जो बल कार्य करेगा उसकी वैल्यू ये होगी। अगर यहां पर, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, अगर यहां पर यह लाइन ना होकर के कोई क्षेत्रफल होता, ध्यान दो मेरी बात, यहां पर कोई क्षेत्रफल होता और इस पूरे क्षेत्रफल पर A आवेश फैला होता, पूरे क्षेत्रफल पर A आवेश फैला होता, तो इसके कारण माफ कीजिएगा, पूरे क्षेत्रफल पर Q आवेश फैला होता, तो उसके कारण परीक्षण आवेश और इस पूरे आवेश के बीच क्या बल कार्य करेगा। अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पर पूरी एरिया न लेकर के छोटा सा भाग लेंगे, थोड़ा सा भाग लेंगे। कहां पर, यहां पर मान लीजिए थोड़ा सा भाग ले लिया। अब इतना भाग लिया हमने तो ये छोटी एरिया हो गई, इसको दिखाएंगे डीए से, डीए एरिया हो गई इसकी। और इस पर आवेश कितना फैलेगा, आवेश हो जाएगा dq। पूरा ए क्षेत्रफल पर q आवेश है, डीए क्षेत्रफल पर dq आवेश है। ठीक है, अब इस पूरे क्षेत्रफल के नाते यहां पर जो आवेश होगा निकालने का पूरा प्रोसेस वही है। R2 वही रहेगा, R1 वही रहेगा, वेक्टर R21 का मान वही होगा, सब कुछ वही है। अंतर कहां पे आएगा, अंतर आएगा जहां पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का प्रयोग हुआ था, अब वहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का प्रयोग होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था सिग्मा इज इक्वल टू
यहां पर आपको बताया गया था डी क्यू अपान डी ए। किसी किसी किताब में यहाँ पर ए की जगह यस का प्रयोग होता है, तो सरफेस एरिया है तो आप यस का प्रयोग भी कर सकते हैं, ए का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी ए। तो अगर हम यह पूरा पृष्ठ ले लें और इस पूरे पृष्ठ और क्यू जीरो पर के बीच क्या बल कार्य कर रहा है वो निकालें, तो निकालने का पूरा प्रोसेस वही होगा। डी एफ वही रहेगा, 1/4πε0 वही रहेगा, क्यू जीरो वही रहेगा, डी क्यू वही रहेगा, यह भी वही रहेगा, यह भी वही रहेगा। अंतर है कि जहां पर आप डी क्यू के स्थान पे लैम्डा इंटू डीएल रख रहे थे, अब वहां पर आप डी क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू डी ए रखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा। ध्यान दीजिए, सारी चीज वही रहेगी, डी एफ वही रहेगा, 1/4πε0 वही रहेगा, क्यू जीरो वही रहेगा, लैम्डा की जगह हो जाएगा, यहां पे ध्यान दो जरा, लैम्डा की जगह हो जाएगा सिग्मा, यहां हो जाएगा सिग्मा, और जहां डीएल है वहां हो जाएगा डीए। बाकी सारी चीज सेम है। आंसर में आपका जब आएगा तो यहां हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो बटे 4πε0 इंटीग्रेशन, जो लाइन इंटीग्रल था अब ओवर क्लोज सरफेस हो जाएगा वो, क्योंकि पूरे पृष्ठ के थ्रू इंटीग्रल हो रहा है। तो यहां पर लिख देंगे ए, ये लिख देंगे। यहां पर जो लैम्डा आपका है उस लैम्डा की जगह हो जाएगा सिग्मा, और यहां हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब, जहां डीएल था वहां हो जाएगा डीए। ये आपका हो जाएगा आयतन, माफ कीजिएगा, क्षेत्रफल आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण। और जो तीसरा आपका है, तीसरा जो है वो आयतन आवेश वितरण है। आयतन आवेश वितरण में मान लीजिए कोई वॉल्यूमेट्रिक वस्तु है, पूरे पृष्ठ में आयतन आवेश फैला हुआ है, तो अगर v आयतन में फैला हुआ है q आवेश, तो प्रति एकांक आयतन में डी क्यू अपान डी भी कर देंगे, उसी को हम रो से दिखाते हैं, अभी इसके पहले बताया गया था आपको। तो पूरा फार्मूला वही निकलेगा, केवल यहां पर जो आपका लैम्डा और रो होता है, लैम्डा और सिग्मा होता है, अब वह रो हो जाएगा। लैम्डा जो है वह रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश घनत्व है, सिग्मा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है, और अब जो रो आपका होगा वह आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वही है, सारा प्रोसेस वही है, दूरी वही है, सब कुछ वही है। तो जहां पर रेखीय और पृष्ठ आवेश घनत्व होते थे, अब वहां पर आयतन आवेश घनत्व रखा जाएगा। तो उसका फार्मूला हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो अपान 4πε0 इंटीग्रेशन, यहां वॉल्यूम लगा देंगे क्योंकि ये अब क्षेत्रफल नहीं रह गया है, न तो लाइन रह गई है, एक वॉल्यूम यानी आयतन वाली वस्तु हो गई है। यहां पर आपका हो सिग्मा की जगह हो जाएगा रो, इसको आप देख ही रहे हैं। यहां हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू यहां हो जाएगा dv। ये जो है आयतन आवेश घनत्व का के पदों में बल का मान है। आयतन आवेश घनत्व के पदों में है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में है, और ये आपका रेखीय आवेश घनत्व के पदों में है। तो हमको लगता है अच्छे समझ गए होंगे आप। अभी आपको थोड़ा सा और बताना है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करनी है। वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र वास्तव में किसी आवेश या आवेश समुदाय के परितः का वह क्षेत्र होता है जहां पर बाहर से आने वाला कोई आवेश अपने ऊपर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र आपको बताया जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र
किसी आवेश या आवेश समुदाय के परितः का वह क्षेत्र होता है जहां बाहर से आने वाला कोई आवेश अपने ऊपर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है और हर बिंदु पर इसकी दिशा अलग अलग होती है। अब उसकी दिशा कैसी है ये जानना आपको है, तो दो उपाय उसके हैं। एक तो किसी परीक्षण आवेश धन आवेश को अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में छोड़ दें तो वह परीक्षण आवेश चलना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल कार्य करता है। उस आवेश के चलने के पथ को अगर हम ड्रा कर लें तो जो उसका पथ होगा वही पथ जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करेगा। दूसरा इसका तरीका यह है कि वैद्युत बल रेखाएं खींच लें। अब ये क्या होती बल रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं और बल रेखाओं से हम वैद्युत क्षेत्र के कई गुणों के बारे में जान भी सकते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं आप याद कर लेंगे, परिभाषा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और यह बल रेखाएं, इनके कुछ गुण होते हैं। अगर यहां पर एक धन आवेश रख दिया जाए, ये पॉजिटिव आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं इस पॉजिटिव आवेश के परितः इस आवेश से अनंत की ओर जाती हैं। जैसे बल रेखाओं की जो दिशा हो जाएगी वो इस तरह हो जाएगी, अनंत की तरफ बल रेखाएं जाएंगी। ये बल रेखाओं का गुण बता रहे हैं आपको। धन की बजाय अगर यही ऋण आवेश होता तो बल रेखाएं अनंत से चलकर बल रेखाएं इस आवेश की तरफ आती हुई प्रतीत होती। बल रेखाएं बाहर से इसकी तरफ आती हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा। धन आवेश है तो बल रेखाएं इसके परितः अभिलंबों दूर जाएंगी, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगी। और इनके गुण जान लीजिए आप। वैद्युत बल रेखाएं अगर कोई दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, जैसे एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ ये वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं। बल रेखाओं का दूसरा गुण है ये, अगर दोनों जो आवेश हमारे हैं वो एक समान प्रकृति के हों, दोनों आपके धन आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, धन आवेश हैं ये, तो बल रेखाएं यहां से गुजर करके बाहर की ओर जाती हैं। ये सभी गुण आप याद रखेंगे बल रेखाओं के। ऐसे यहां से भी यही चीज होगी, ऐसे बल रेखाएं दूर की तरफ जाएंगी। यहां ध्यान देना है कि इधर की तरफ इस आवेश के कारण बल रेखा इधर की तरफ नहीं आ रही है, न तो इधर की तरफ जा रही है। तो अगर दो धनात्मक आवेश हैं, ठीक है, तो दोनों धनात्मक आवेशों से बाहर की तरफ बल रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन दोनों आवेशों के बीच के क्षेत्र में कोई भी बल रेखा नहीं रहती है। इसका अर्थ है कि यहां पर बीच में कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ऐसे बिंदु को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। तो दो धनात्मक आवेशों के बीच स्थित वह बिंदु जहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है उसको हम कहते हैं, वह कौन सा बिंदु है? उदासीन बिंदु कहलाता है। अच्छा, बल रेखाओं के बारे में ये इतना तो गुण आप जान ही गए। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है।
वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी वो ओवरलैप नहीं करेंगी। क्यों, जरा सोचिए। अगर बल रेखाएं, दो बल रेखाएं काट दें तो काटेंगी तो यहां पर आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको उभयनिष्ठ बिंदु मिल गया तो इस बिंदु पर, अब यह बिंदु आपका इस वक्र पर भी है, इस वक्र पर भी है, और आपने कहा कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा यहां हो जाएगी, दूसरी यहां हो जाएगी, तो इसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। तो क्या यह संभव है कि किसी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाए? संभव नहीं है। इसलिए कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ये उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। वैद्युत बल रेखाएं कहीं पर अगर बहुत सघन है, पास पास से गुजर रही हैं, इनकी सघनता बहुत ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। प्रबल वैद्युत क्षेत्र होने पर बल रेखाएं पास पास से गुजरती हैं। क्षीण वैद्युत क्षेत्र होने पर बल रेखाएं दूर दूर होकर जाती हैं, बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो वैद्युत बल रेखाओं की सघनता या विरलता से हम वैद्युत क्षेत्र के क्षीण या प्रबल होने का अनुमान लगाते हैं। अगर समान वैद्युत क्षेत्र है तो बल रेखाएं आपकी समांतर जाती हैं। जैसे अगर बल रेखाएं कहीं पर भी समांतर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो इसका आशय ये होता है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र हर जगह एक समान है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक बराबर है, इसका मतलब कि बल रेखाएं यहां पर एक समान रूप से वितरित हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वैद्युत बल रेखाओं से हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में, उसके गुणों का अंदाजा लगाते हैं। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपको बता ही दिया हमने। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरह का या परितः वह क्षेत्र होता है जहां पर बाहर से आने वाला कोई आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब हम आपको कल ये बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो लगता है, लेकिन कितना लगता है और दूरी बढ़ने के साथ क्या वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल घट रहा है या बढ़ रहा है, किस किस बात पर निर्भर करता है वैद्युत क्षेत्र में लगा हुआ बल। क्योंकि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है तो इसका सीधा आशय होता है कि वहां पर कहीं न कहीं आपका चार्ज रखा हुआ है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कहां से क्रिएट होगा? वैद्युत क्षेत्र कहीं क्रिएट हुआ है, मान लो ये एक आवेश है, इसके आसपास एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया है, उत्पन्न हो गया है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर एक बिंदु पर अगर कोई दूसरा आवेश हम रख दें तो यह आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा, निश्चित रूप से करेगा। उस बल का मान कितना होगा? क्या ये नजदीक आए तो बल ज्यादा काम करेगा इस पर, या दूर जाए तो बल कम कार्य करेगा इस पर? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कार्य करने वाले बल का मान और उसके प्रकृति की चर्चा हम कल करेंगे। आप जो है जितना बताया गया है उतना आप क्रमबद्ध रूप से, जिस रूप से वीडियो जा रहे हैं उस रूप से आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना करके जो क्वेश्चन जा रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर लिख करके आप पोस्ट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जब आप सुने तो आप उस समय कॉपी लेकर बैठिए और क्रमबद्ध रूप से उतारते जाइए। आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझाया जा रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे ऑफलाइन पढ़ा जा रहा था वैसे ऑनलाइन पढ़ा जा रहा है, हर चीज समझाई जा रही है, कोई भी मैटर आपका छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। और जितने भी सब्जेक्ट आपको जा रहे हैं 12 B1 और B2 के जो क्लासेज आपके जा रहे हैं उसको आप पढ़कर क्रमबद्ध रूप से नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत अगर आती है तो संबंधित टीचर से आप बात भी कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं, उसके पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ग्रुप में डाल करके भी समस्या आप दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।